अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए विलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज का विलाग है क्या इमरान खान साहब को भी 10 साल की कैद सुनाई जा रही है, क्योंकि कोई काफ़ी सारे जो इनके मरकज़ी रहनुमा हैं और जो मकामी रहनुमा हैं उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स की जानिब से सज़ाएँ आ रही हैं, आर्मी कोर्ट्स की इससे अलहदा हैं। तो 70 के करीब लोगों को अब तक सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं। दीगर लोगों के केस पेंडिंग हैं। इस पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब को कब सज़ा सुनाई जाएगी। दूसरा जो अहम मामला है वो है खैबर पख्तूनख्वा ने लोगों को फ्री सोलर सिस्टम देने का फ़ैसला किया था, 1,30,000। उनकी बैलेटिंग भी हो चुकी है और वज़ीर आला साहब ने कहा था कि इन गर्मियों में उनको मिल जाएगा, लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि इस गर्मियों में नहीं मिलेगा। उसका टेंडर ही कैंसिल हो गया है। तो जब टेंडर कैंसिल हो गया है तो ये कब दोबारा मिलेगा और क्या होगा, इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा। तो डिटेल में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ साथ ये जो घंटी है ना इसको प्रेस करके रखें। जब तक इसको ऑल ऑप्शंस के साथ प्रेस नहीं करेंगे तो नया व्लॉग आपको नोटिफिकेशन के साथ नहीं आएगा। तो जनाब चलते हैं पहली ख़बर की जानिब। तो पहली ख़बर ये है कि जनाब इमरान खान साहब को भी बहुत जल्द और मेरे ज़राए तो ये कहते हैं कि इसी माह, लेकिन हो सकता है कि अगले माह उनको सज़ा सुना दी जाए और 9 मई के हवाले से उनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। क्योंकि जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है वकला से जो इस केस में काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाई जाएगी। क्योंकि जिस मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ था कि 9 मई के दिन मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज जो है वो कोर कमांडर हाउसेस के बाहर किया जाएगा, यानी जहाँ जहाँ कोर कमांडर के घर हैं उनके बाहर किया जाएगा। और साथ में ये फ़ैसला हुआ था कि GHQ के सामने और कोर हेडक्वार्टर्स के सामने भी एहतजाज किया जाएगा। साथ साथ ये भी बात हुई थी कि जितने भी आर्मी के इंस्टॉलेशन हैं उनके बाहर भी मुजाहरे होंगे। जब लोगों को आप मुजाहरों के लिए वहाँ लाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ तो जब वर्कर आ जाते हैं और फिर वर्कर्स के साथ कोई भी आ सकता है। उस वक्त जो फ़ैसला हुआ था उसके शवाहिद मौजूद हैं और उसके हवाले से लोगों ने ये बताया था कि तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया था कि चूँकि हुकूमत तो बेबस होती है तो लिहाजा जो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हैं उनके बाहर मुजाहरा होगा, उनके बाहर धरना होगा। अब हुआ भी इसी तरह कि जब ये तमाम लोग पहुँचे मुख्तलिफ़ जगहों पर जो फ़ौजी आर्मी इंस्टॉलेशंस थी, लाहौर कोर कमांडर का घर था या पिंडी में GHQ था या कोई ISI के दफातर थे, तो उसमें ये हुआ कि वर्कर तो वहाँ पहुँच गए लेकिन फिर वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ये लोग। तो वर्कर्स में ज़ाहिर है कोई शरपसंद भी होते हैं, फिर जज्बाती लोग भी होते हैं वर्कर्स। उस मौके पे लोगों में इश्तिहाल आ गया और वो लोग घरों में घुस गए। अब वहाँ पे भी ये प्लान था कि अगर ये लोग घुसते हैं तो इनको घुसने दिया जाए ताकि जो भी इन्होंने करना है कर लें। तो ये एक किस्म का पहले तो इनको जाना नहीं चाहिए था वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाके जो लीडरशिप थी उनकी किसी ने बात ही नहीं मानी और लोग जो थे वहाँ पे सारे के सारे लोग वहाँ पे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और लोगों ने जो है ना जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ और अंदर घुसना और ये तमाम उन्होंने किया। तो अब वो जो फुटेजेस हैं वो भी मौजूद हैं, जो अहकामात पार्टी ने जारी किए थे वो भी मौजूद हैं, जिन जिन लोगों की मीटिंग्स हुई थी वो भी मौजूद हैं। तो ये तमाम डिटेल मौजूद है। तो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को देखें, वो 70-80 साल की खातून है, उनको भी सज़ा सुनाई गई है। क्योंकि हालांकि वो लाहौर में जब हमने देखा कोर कमांडर हाउस की तरफ लोग जा रहे थे तो वो रोकती रही, लेकिन मैंने कहा ना कि ये एक बुलेट है जो निकल जाए तो फिर रुकती नहीं है। यानी एक दफ़ा आपने फायर कर लिया ना तो ये वर्कर होते हैं जो जज्बाती नौजवान होते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं। यही सबसे बड़ी गलती थी तहरीक इंसाफ की कि अगर ये जलसे जुलूस आम शहरों में अंदर हुकूमती मकामात पर या कहीं और रोड्स पे करते तो ये इशू ना आता।
लेकिन चूंकि प्लान ये किया गया था कि प्रेशर डालना है आर्मी पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाना है और फिर वहाँ बैठ के धरना देना है, जब तक फिर धरना इस तरह होगा कि धरने से उठना नहीं जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। तो ये उस वजह से सारी प्लानिंग जो थी इमरान खान साहब ने की थी, और उनकी गिरफ़्तारी से पहले ये प्लानिंग हुई थी। अब इसमें यास्मीन राशिद साहबा को 10 साल कैद हुई है, उसके साथ मियाँ महमूद रशीद हैं, उनको भी कैद हुई है 10 साल की। एजाज़ चौधरी हैं, उनको भी ये 10 साल की हुई है सज़ा। फिर ये दो अदालतों ने की है, एक सरगोदा की अदालत है और एक लाहौर की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। उसमें अपोजिशन लीडर हैं, MPA हैं अहमद खान बुचड़, उनको भी की है। तो 70 के करीब ये लोग जो हैं इन सबको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। साबिक गवर्नर भी इसमें शामिल हैं पंजाब के, वो भी, उनको भी सज़ा सुनाई गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इस मरतबा आर्मी अदालतों की सज़ाओं के साथ साथ अब जो ये मामला चला है ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स का है, ये सिविल अदालतें हैं। यहाँ से ये मामला जो है सख्ती आपको नज़र आ रही होगी कि इस मरतबा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी कमिटेड है और बड़ा उसने इस दफ़ा बड़ा फैसला किया है कि इन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। अब जूँ जूँ ये केसेस आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि इसमें जितने भी लोग गिरफ़्तार हैं और बाज़ लोग तो इसमें से काफ़ी रिहा भी हैं ज़मानतों पर, इन सब के ख़िलाफ़ ये केसेस के फ़ैसले आ जाएंगे। तो इनकी तादाद जो है वो बताया जाता है काफ़ी ज़्यादा है। यानी अब ये 3-4 तो रहनुमा हैं, लेकिन वर्कर साथ मिला के 70 के करीब बन गए हैं। तो अगर एक एक अदालत जो है वो 30-30, 40-40 लोगों को सज़ा देगी, तो आप देखें आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे जो PTI के लीडर्स हैं, जो ज़मानतों पर हैं या जो जेल में हैं या जो रूपोश हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये केसेस के फ़ैसले आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर भी चूँकि हमने देखा कि यहाँ रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया, या हमने देखा कि सवाबी में जो कर्नल शेर का वो था मुजस्मा था उसको किया गया। फिर दीर तैमुरगरा में मुजाहरों में आर्मी इंस्टॉलेशन में लोग घुस गए। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह है। मियाँ वाली में हमने देखा था कि वहाँ पे एयरफोर्स की जो बेस है उसमें लोग घुस गए थे। तो फैसलाबाद में ISI के दफ्तर में लोग चले गए थे, GHQ में लोग घुस गए थे। तो बहुत सारे जो केसेस हैं, 100 के करीब केसेस तो आर्मी कोर्ट्स के अंदर थे, उनको भी लीगल चूँकि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, तो वहाँ से भी फैसले तेज़ी से आ रहे हैं। तो मेरी कुछ ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये कोशिश ये है कि ये जो जुलाई का महीना है ये तो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो अगर इसमें नहीं तो अगस्त के अंदर इमरान खान साहब को भी सज़ा हो जाएगी और जो दीगर लोग हैं उनको भी सज़ाएँ हो जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट ने इस हवाले से कोई नरमी न बरतने का फ़ैसला किया है और प्रोसिक्यूशन को कहा गया है कि आप इन केसेस को मतलब एक उस तरह परसू करें और ऑफेंसिवली इनको परसू करें ताकि ये सज़ाएँ हो सकें। अब ये भी कहा जा रहा है कि देखें, एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो यहाँ पे अली अमीन साहब ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात भी मानी, उनको सेनेट के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए थी तो 5 नशिस्तें अपोजिशन को दे दी और अपोजिशन के साथ यहाँ पे यानी मरकज़ में हुकूमत है उनकी, तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अली अमीन साहब का यही स्टाइल है और वो चाहते हैं कि वो गुड बॉय की तरह उनका ताल्लुक़ जो है वफाकी हुकूमत से भी रहे, इस्टेब्लिशमेंट से भी रहे, यहाँ पे भी वो अपनी वो बनाना चाहते हैं गुडविल। और ओपन उसमें जो है ना वो मतलब आप देखते हैं तो वो चीखते चलाते हैं, वो नारे लगाते हैं, दावे करते हैं, वो धमकियाँ देते हैं, लेकिन ये सारी धमकियाँ ये सब कुछ जो है ये बाहर ही होता है। वो मर जाएंगे, लड़ जाएंगे, मार देंगे, ठोक देंगे, फायरिंग कर देंगे, असला ले आएंगे, लाशें गिरेंगी, लाशें हम गिराने बस हम मरने आए हैं और कफन ले के आएँ। तो ये उनका एक स्टाइल है, लेकिन एक्चुअली वो सेम पेज पे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है एक मजबूरी भी है चूँकि वो हुकूमत में हैं। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से एक वो है तहरीक इंसाफ के लिए बुरी ख़बरें हैं मेरे ख़्याल में कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मुश्किल आ रहे हैं। और यकीनन तहरीक इंसाफ पर जिस तरह ये सूरत हाल चल रही है तो मेरे ख़्याल में कि
उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि 1,30,000 घरानों को मुफ्त सोलर दिए जाएंगे। तो पहले मरहले में कहा गया था जी 35,000 यानी 65 तकरीबन 32,500 के हिसाब से 65,000 लोगों को, आधों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको फ्री दे देंगे और बाकी लोगों को 50% जो रिबेट पे या 50% डिस्काउंट पे सोलर सिस्टम दिया जाएगा। उसमें फिर ये था कि 50% भी कर्ज़ा बैंक देगा और ये इजी इंस्टॉलमेंट पे देनी होंगी, तो बहुत कम पैसे थे। अब उसमें ये हुआ कि एक ये पुख्तनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया कि भाई आप एक इसका PC1 बनाएं और इस तरह इसको प्रोसेस करें। तो जब PC1 बनाया गया तो शुरू में तो PC1 ठीक चल रहा था, बाद में एक आइटम डाल दिया गया ऑल इन वन का। तो जब ये PDWP में गया तो वहाँ पे PDWP में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एतराज़ कर दिया कि जी इनिशियली जो हमने एग्री किया था तो ये स्पेसिफिकेशन क्यों चेंज की गई है, वहाँ पे बैटरी थी, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ आ गई है। ऑल इन वन जो है ये तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और इसको कौन ठीक करेगा और इसको कौन चेंज करेगा, ये तो पूरा इशू बन जाएगा। तो फिर कहा गया कि जी हमने तो जो हिसाब किताब किया था तो वो 2,04,000 आपने बना दिया है PC1, जबकि ये अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1,00,000 समथिंग बनता है। बहुत अभी ज़्यादा कर दें तो 1,40,000 बनेगा। तो ये 33 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 33 अरब रुपए का। तो अगर हम इसको देख लें तो इसमें सीधा सीधा जो है ना 15 अरब का कोई घपला था इसके अंदर। तो ये तमाम इल्ज़ामात लग रहे थे और ये इल्ज़ाम भी लगा कि जनाब पीडू के लोग भी इसमें मुलविस हैं, दूसरे भी मुलविस हैं। इवन लोगों ने बात वज़ीर आला तक और फैसल अमीन तक लोग ले गए कि जी ये लोग भी इसमें मुलविस हैं। तो ये तमाम सूरत हाल चलती रही। बहरहाल अब ये हुआ कि चूँकि दो ख़बरें जो हैं मैंने भी दे दी इस हवाले से और मैंने इस पर काफ़ी एतराज़ात उठाए और मैंने जो दो ख़बरें दी तो वो उस हवाले से काफ़ी उसमें मैंने डिटेल्स दे दी सारी, जो 13 मई को छपी थी और एक 25 मई को छपी थी, जिसमें मैंने एक एक चीज़ बताई कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने ये बात की कि जनाब ये जो स्पेसिफिकेशंस दी गई फिर उसका कोड भी दिया गया, फिर उसका ब्रांड भी दिया गया। तो सारी कंपनियों से कहा गया कि आपने इसी को फॉलो करना है, तो उसी पे फॉलो किया गया। फिर अजीब सी बात यह थी कि इसको पैकेजेस में तकसीम कर दिया गया 18, तो कंपनियां थी 11, तो सारों ने एक एक दो ले लिए, तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ। यानी किसी एक पैकेज पर 2-3 कंपनियां नहीं आई कि उन्होंने आपस में कंपटीशन किया हो, कम से कम मिला हो। तो हर एक ने अपना अपना एक दे दिया, जो भी उसने देना था किस प्राइस पे, उसी प्राइस पे जो है इन्होंने सबके साथ एग्री कर लिया था। फिर अभी PC1 अप्रूव नहीं हुआ था। ये इलीगैलिटी आप देखें ना, PC1 तो अभी अप्रूव नहीं हुआ, इन्होंने टेंडर कॉल कर दिया, टेंडर अखबार में छपा, लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर टेक्निकल बिडिंग भी इन्होंने खोल ली और चलते चलते आखिर में फाइनेंशियल बिडिंग भी खोल ली। तो फाइनेंशियल बिडिंग जब आप खोलते हैं तो आपको पहले PC1 अप्रूव करना होता है ना, कि कितना अमाउंट वहाँ से आपको अप्रूव होता है, उस अमाउंट के अगेंस्ट फिर आपने टेंडर के मुताबिक जो है फाइनेंशियल बिडिंग खोलनी होती है। तो वो नहीं खोली गई। फिर इसमें ये करते, ये जब ये बात गई PDWP के पास कि भाई ये तो टेंडर भी खुल गया है, फाइनेंशियल बिडिंग भी खुल गई है, तो उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जी ये तो हमने अभी तक इसको फाइनल नहीं किया, हमने इसको अभी तक देखा नहीं है, अप्रूव नहीं किया, तो आप किस तरह सारा कुछ करके आ गए हैं। तो PD साहब जो थे उनका ये कहना था, असफंदियार हैं इसके जो प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनका कहना था कि जी हमें आपने इनिशियली अप्रूव कर दिया था कि आप प्रोसेस करें। तो उसके बाद PDWP ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कैपरा से पूछ लेते हैं। तो कैपरा के पास जब गया लेटर, तो कैपरा ने कहा कि भाई ये तो इलीगल है, ये तो आपने मिस प्रोक्योरमेंट कर दिया है, यानी गैर कानूनी काम कर दिया है। आपको फाइनेंशियल बिडिंग नहीं आप खोल सकते। अगर टेंडर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर कॉल कर सकते हैं, टेक्निकली उनको चेक कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली तब भी करेंगे जब उसका PC1 मुकम्मल होगा। लेकिन PD साहब का ये कहना था कि नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि हम पैरेलल काम कर सकते हैं। बहरहाल ये एक इशू बना, लेकिन जब कैपरा ने ये कह दिया और PDWP ने भी कह दिया, तो वज़ीर आला साहब ने 2-3 मीटिंग्स की। तो उसमें जो सरकारी अफसर थे उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी ये इलीगल काम है, हम नहीं कर सकते। तो वज़ीर आला साहब ने फिर ये किया, अली अमीन गंडापुर ने, कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको आप ऐसे करें, कैंसिल करें, इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो ये टेंडर था इसको कैंसिल कर दें। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, फिर हुकूमत ने एक लेटर जारी कर दिया और पीडू ने जो है वो फर्दर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो
टेंडरिंग का प्रोसेस था इसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल करने के बाद उन्होंने कहा कि जी अपनी जो आप लोगों ने इसके लिए सिक्योरिटी या जो भी बेड के लिए पैसे जमा कराए थे वो आप वापस ले लें। अब क्या मामला है, सेक्रेटरी जो एनर्जी एंड पावर हैं ज़ुबैर खान साहब, उनका ये कहना है कि हम दोबारा PC1 बना रहे हैं और दोबारा PC1 बना के उसको मुतल्लिका फोरम्स पे ले जाएंगे, वहाँ से अप्रूव करके, और जब सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद इसको टेंडर किया जाएगा और इस तरह ये प्रोसेस दोबारा होगा। अब इस सारे मामले में हुआ क्या? इस सारे मामले में ये हुआ कि एक तो कई इल्ज़ामात लग गए कि जैसे मतलब किक्स बैक्स के, रिश्वत के, करप्शन के इल्ज़ामात लगे। साथ साथ ये हुआ कि जो चीज़ 2024 के अंदर ऐलान हुआ था इसका जी, तो ख्याल ये था कि 2025 में जो गरीब लोग हैं इनको सोलर मिल जाएगा, और ये जो गर्मियाँ गुजर रही हैं इसमें ये लगा होता तो इनकी बिजली भी फ्री हो जाती, इनकी बचत भी हो जाती और हुकूमत का ये प्रोजेक्ट भी चल जाता। अब ये तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आप देखें किस तरह इसको चलाया गया है कि इसकी कोई आपको समझ नहीं आती कि क्यों इतना डिले हो गया। तो पंजाब में 2024 में उन्होंने शुरू कर दिया था, सिंध ने 2024 में शुरू कर दिया था। उन्होंने वहाँ पे सिंपल काम किया, उन्होंने एक तो इन्वर्टर लिए, साथ में उन्होंने ये इसके जो पैनल होते हैं वो लिए और बैटरी ली और उनको दे दी कि ये आप ले लें। यहाँ पे ये मामला कुछ और चल रहा है। यहाँ पे कभी कहते हैं ऑल इन वन करते हैं, कभी कहते हैं इसको DC में दे देंगे। भाई सिंपल बात है, एक इन्वर्टर आप लेते हैं तो आजकल इन्वर्टर जो हैं वो 2-3 किलोवाट का आप ले लें, कितने का मिल जाएगा? 30-40-50 हज़ार का मिल जाए, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कन्फर्म उसका। साथ में आप उसकी कुछ प्लेटें ले लें तो प्लेटें भी सस्ती हैं, 30-40 हज़ार की प्लेटें आ जाएँ। उसके साथ आप बैटरी ले दें, वो बैटरी ले दें कि वो कल को अगर ख़राब होती है तो वो उसको ख़ुद चेंज करके दूसरी लगा लेंगे। तो मेरे ख़्याल में कि ये 1-1.5 लाख में ये चीज़ को हो जाना चाहिए। फिर अगर आप 2 लाख तक भी जाते हैं तो फिर तो ये अच्छी चीज़ें इसमें आप डाल दें, और ऐसी डाल देंगे कल को वो चेंज भी कर सकें। और इस पे आप वारंटी ले लें कि भाई साल 2 साल तो कम से कम उसके पास 5 साल की वारंटी होगी, जो भी होगा। अब छोटे जो इन्वर्टर हैं वो तो सस्ते ही होंगे ना, इतने महंगे तो नहीं होंगे। तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है इसको? फिर मैंने कहा था कि देखें आप DC पे इसको ले जा रहे हैं तो घर की बाकी चीज़ें तो AC पे होती हैं, DC पे तो नहीं होती, तो वो कैसे चलेंगी? मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं जी हम DC के पंखे दे देंगे, हम DC की लाइटें दे देंगे। तो भाई घर में TV चलाना है, उन्होंने लोगों ने वॉशिंग मशीन चलानी है, लोगों ने फ्रिज चलानी है, तो वो DC पे फिर उसको कन्वर्ट करते फिरेंगे। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों इस तरह AC और DC का मामला। भाई जब सिंपल सा उसको इन्वर्टर लगा के दें जो DC को AC में चेंज करता रहे और उसके घर का लोड उठा ले, और 2 किलोवाट का देते हैं, 1 किलोवाट का, 3 किलोवाट का, कल को वो जाके अपने लिए 1 किलोवाट का अगर आप देते हैं तो 2 किलोवाट का और भी लगा सकता है साथ पैरेलल, और अपने लिए बाद में और शीशे लेके वो लगा सकता है। लोग तो आमतौर पे आसान समझते हैं, शीशा लिया और लगा दिया। तो मेरे ख़्याल में कि ये चीज़ें इनको सोचनी चाहिए कि हुकूमत का प्रोजेक्ट है, इसको अच्छे अंदाज़ में और गरीब की सहूलत के लिए बनाना चाहिए। मैं वैसे भी कहता हूँ कि देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे करप्शन नहीं है या रिश्वत कोई नहीं लेता या कमीशन नहीं है, तो ये बड़ी गलत बात है। हर कोई जो है ना वो ले रहा है। तो अगर आप 30 अरब का है, 33 अरब का, 40 अरब तक चला जाएगा। अगर 40 अरब में से आप 5-10% भी आप ले लेंगे तो ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने के लिए, आवाम को परेशान करने के लिए? वही सिंपली आम सी बैटरी ले लें, आम सा इन्वर्टर ले दें। पाकिस्तान के अंदर भी बन रहे हैं, मुझे लोग बताते हैं कि जी लोकली भी बन रहे हैं। तो भैया आप किसी अच्छी कंपनी से ले लें, छोटा इन्वर्टर आपने लेना है, कुछ शीशे लेने हैं, तो इतना ख़र्चा तो नहीं आता उस पर। तो मेरे ख़्याल में कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत डिले हो गया है। तो अब मज़ीद डिले होगा, लोगों के लिए एक बुरी ख़बर है। उनको ये है कि ये गर्मी भी उनकी ऐसी गुजरेगी, जुलाई और अगस्त सितंबर के महीने भी ऐसे ही गुजरेंगे। बहरहाल ये है कि अगले साल के लिए अब इंतज़ार करें आप। अगले साल में शायद ये स्कीम जो है वो अमली तौर पर सूबे में नाफिज हो जाए। तो आज का व्लॉग इसी पे था, ये दो थे। दूसरा ये है कि बारिशें हैं, तो लिहाजा ऐसे इलाकों में जहाँ पे दरिया हैं और जहाँ पे बारिशों से स्लाइडिंग का ख़तरा है वहाँ जाने से गुरेज करें, क्योंकि बहुत से वाक़यात हो गए हैं। कोई तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं वो इसी अमवात हुई हैं इस हवाले से। तो मामला जो है वो काफ़ी पानी, चूँकि बारिश होती है तो साथ में नदी नालों में तग़यानी आ जाती है,
और पानी जो है वो बढ़ जाता है, तो स्लाइडिंग के साथ वो मट्टी भी उसमें आती है, तो एक प्रेशर के साथ पानी आता है, तो वो एक रेला आ जाता है, उसके सामने जो भी होता है उसको बहा के ले जाता है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और जाने से पहले मालूमात करके रखें कि उस एरिए में कोई रास्ते में कोई इशू तो नहीं है। और जो लोग गए हुए हैं, मेरे ख्याल में उन्हें वहाँ पे रुकना चाहिए जब तक कि हुकूमत उनको क्लियर रास्ता नहीं देती, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा था बाबूसर टॉप तक लोग जाते हैं, फिर वापसी पे वो फंसे हुए हैं। नारायण कागान में आप देख लें, तो इन इलाकों में चूँकि वहाँ पे पानी का फ्लो बहुत तेज़ आ जाता है, तो ये क्लाउड बस्ट का भी एक वो चल रहा है कि अक्सर वहाँ एकदम क्लाउड जो है बस्ट होते हैं, और उसमें से पानी का एक बहुत बड़ा रेला, यानी कोई छोटा क्लाउड नहीं होता, बहुत बड़ा क्लाउड होता है, उसमें कितना पानी होता है, तो वो एकदम आ जाता है, और उससे एकदम एक सैलाबी सूरत हाल होती है, और हुकूमत या इदारे इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बड़ा मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।